बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, शेख नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, अराकीन बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस, मेरी ज़दा और माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप तमाम को अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है और अपने वोट को ज़ाय होने से बचाना है और अपने वोट को बीजेपी की तारीख से बचाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस जगह पर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप वोट नहीं डालने जाएंगे तो आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर आप वोट डालने जाएंगे तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि मैं नहीं गया तो क्या होता, मैं बैठ के दुआ कर दूंगा और मजलिस कामयाब हो जाएगी, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। मगर अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं। मैं खुला आपसे कह रहा हूं, अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर आप ये पैगाम दे रहे हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि इस वतन अजीज में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दो, जिस तरह उत्तराखंड रियासत में बीजेपी ने नाफिज किया और वहां पर उत्तराखंड के मुसलमानों से कह दिया गया कि अगर आपको शादी करना है तो निकाह नहीं होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होगी, दुल्हन को महरम नहीं मिलेगा, गवाह नहीं होंगे। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर आप बिल्किस बानो को धोखा दे रहे हम लोग। वो बिल्किस बानो जिसको 2002 में उसके घर के पड़ोसियों ने और जिस दुकान से बिल्किस बानो ने चूड़ियां ली थी, उस दुकान के मालिक ने हमारी एक हामिला बेटी की मिलकर इज्जत लूटी, उसकी मां की इज्जत लूटी, उसके रिश्तेदार की लूटी, उसके 3 साल की बेटी का कत्ल किया। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन तमाम जालिम लोगों को कोर्ट से रिमिशन देकर उनको छोड़ दिया। कल अगर बिल्किस बानो आएगी तो क्या आप आंख में आंख मिलाकर उससे कह सकेंगे? तो वोट का इस्तेमाल करिए। जिस पार्टी ने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, जिससे मुस्लिम खवातीन पर और नाइंसाफी का बाइस बन गया, तो क्या आप वोट नहीं डालकर बीजेपी से कहेंगे कि तुमने सही काम किया? अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो क्या आप CAA कानून को कबूल करते हैं? तो CAA अगर NPR NRC के साथ होगा तो हमारी शहरियत पर सवालिया निशान उठेगा और हमसे कहा जाएगा कि आपके दादा का प्रूफ लेकर आओ। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो याद रखिए, बीजेपी ये कह चुकी है कि वो कानून जो बनाया गया बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी मजहब की इबादत गाह थी उसको छेड़ा नहीं जाएगा, अगर वो कानून निकल जाएगा तो हर इबादत गाह पर सवाल निशान बीजेपी उठाएगी। अगर वो कानून जाएगा तो सेंट्रल वक्फ एक्ट का कानून चला जाएगा और वक्फ के तहत मदरसे हैं, जमीनात हैं, मसाजिद हैं,
तुम अगर वोट डालने नहीं जाओगे तो जिम्मेदार आप होंगे। मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में आपसे कह रहा हूं, यूएपीए का गंदा कानून बीजेपी ने बनाया, 4-4 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। आप बताइए, उसके खिलाफ अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप किस लिए वोट डालेंगे? फिर आप अगर आप ये समझ रहे कि मैं 13 तारीख के दिन, बल्कि 11 तारीख के दिन हफ्ता है, मैं निकल जाऊंगा, फार्म हाउस चले जाऊंगा, 11, 12, 13 वहां पर रहूंगा और लोगों से फोन करके पूछूंगा, हाँ सब ठीक है ना, मजलिस का मामला ठीक है ना? अरे मेरे भाई, साहिल पर बैठकर पानी में पैरा लहराने से तूफान का मुकाबला नहीं होता। जब तुम्हारे सामने तूफान है, तुम्हारे दिलों में अगर हौसला है, अज़म है, तो कूदो समंदर में और साइज बातिल तूफानों से कहो कि तुम हैदराबाद की तरफ रुख नहीं करना, हम तूफानों के रुख मोड़ देंगे। जलजले आए तो हम तुमसे कहेंगे कि तुम जलजलों से नहीं डरा सकते, हमारा खुजूद खुद एक जलजला था। अगर फिरका परस्त ताकतें हमारे सरों पर अंधेरे बादल मंडा रहे तो हम पुकार कर इत्तेहाद की ताकत पर कहेंगे कि सुनो जालिमों, हमारा वजूद खुद एक उजाला था। तुम्हारे ये बादल जो फिरका परस्ती के हमारे सरों पर मंडा रहे, हम इससे डर और खौफ नहीं पैदा होने देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई जा रही है। ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई जा रही है, ताकि तुम कल जब मेरी उम्र को पहुंचो या इकबाल साहब की उम्र को पहुंचो तो तुम फख्र के साथ कहोगे कि 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान की सियासत का एक तारीखी इलेक्शन था। हम सब ने फैसला लिया कि हम तारीख को रकम करेंगे, नई तारीख बनाएंगे। हम तारीख का हिस्सा नहीं बने। तुम वोट नहीं डालोगे, तुम तारीख का हिस्सा बनोगे और किताबों में भी तुम्हारा जिक्र नहीं होगा। अरे वो लोग जो वोट डालेंगे, दुनिया उन पर फख्र करेगी और सलाम करेगी कि वो लोग थे जिन्होंने बातिल ताकतों के खिलाफ अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करा। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन एक वोट को इस्तेमाल करिए। असेंबली इंतखाबात का वोट परसेंटेज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और मैं इलेक्शन कमीशन से और यहां पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से, यहां के डीजीपी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से ये नुमाइंदगी दी गई है कि कारवान, चारमीनार, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा और गोशा महल के ऐसे बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए। हम इन तमाम बड़े बड़े ओहदेदारों से कह रहे हैं कि तवज्जो लेना है तो तेलंगाना के हर बूथ पर तवज्जो लेनी चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैपिटल एफ में, कैपिटल आर में, कैपिटल डबल ई में और कैपिटल FAIR में फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये क्या बात है कि हैदराबाद के ही 720 पोलिंग बूथ, तो फिर सिकंदराबाद के क्या बूथों का क्या होगा? करीमनगर के बूथों का क्या होगा? निजामाबाद के बूथों का क्या होगा? आदिलाबाद के बूथों का क्या होगा? मरकजगिरी के बूथों का क्या होगा? क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहां का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर मोदी को हराएंगे, यहां पर अमित शाह को हराएंगे। क्या बात है कि हर कोई हैदराबाद पे नजर लगा रहा है, तो मुझे दक्षिणी जबान में कहना पड़ेगा, माठी मिलो,
माथे मिलो, हमारे पीछे पड़ गए, पढ़ो पीछे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालार मिल्लत का इलेक्शन हुआ था, तो सब्जी मंडी में इकबाल चीचा गवाह है, सब्जी मंडी में एक बूथ पर रीपोलिंग हुआ था कि 90% पोलिंग हुई थी। ड्यू ड्रॉप मुस्तैदपुरा में 100% पोलिंग हुई। बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ, पेचिश शुरू हो गई, तो बोले रीपोलिंग कराओ, फिर रीपोलिंग में 29 पोलिंग हो गई। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, डीजीपी तेलंगाना से, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से जो नुमाइंदगी बीजेपी की तरफ से दी गई है, हम भी लिख के देंगे। ये क्या बात है, एक तमाशा बना के रख दिया हैदराबाद की। ये कांग्रेस का लीडर है जो 4 मरतबा इलेक्शन हारा नामपल्ली से, लैला का मजदू है वो लिख के दिया अक्टूबर में कि 5 लाख वोट मजलिस दलाई, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कराओ। सिर्फ मरने वाले जो नाम थे निकले, वही लेटर को बीजेपी वालों को कांग्रेस का लीडर दे दिया। फिर यही बोला गया 5 लाख, इलेक्शन कमीशन जो लेटर लिखा उसमें यह लिखा कि जो लेटर ये कांग्रेस का लीडर दिया वही लेटर को बीजेपी दे रही है। ये इलेक्शन कमीशन का लेटर है, वही लेटर बीजेपी दे रही है। इंक्वायरी करवाई गई, नई वोटर लिस्ट आई, किसी का नाम नहीं कटा, वही नाम है। बीजेपी वालों, तुम इतना डर रहे क्यों? नाच ना जाने तो आंगन तेरा, हाँ? इतना डर रहे, इतना डर रहे। वोटर लिस्ट के बारे में बोला, वो झूठ साबित हुआ। ईसीआई का लेटर है मेरे पास। अब इनका एक ही हरबा है कि 13 तारीख को पोलिंग परसेंटेज कम हो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे? आप तमाम अपना वोट इस्तेमाल करेंगे? करेंगे? या फिर ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं उसकी साजिश का शिकार हो जाएंगे? आप डालेंगे ना वोट? पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? पोलिंग परसेंटेज 100 भी कर सकते हैं आप। 100% पोलिंग करवाइए। और ये जो बीजेपी वाले हार मान चुके हैदराबाद से, इसीलिए तमाम कोशिशें करते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी और बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील करते हैं, डीजीपी तेलंगाना, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से, सिर्फ 700 पोलिंग बूथ नहीं, पूरे तेलंगाना के पोलिंग बूथों पर स्पेशल तवज्जो ली जाए। हैदराबाद पर ही क्यों भाई? क्या ये फ्री एंड फेयर होगा? क्यों नहीं निजामाबाद, क्यों नहीं करीमनगर, क्यों नहीं मल्काजगिरी, क्यों नहीं महबूब नगर? हर तरफ करो। मगर सामने के सारे बीजेपी वाले एक ही दूल्हे भाई की तरफ देख रहे हैं, पूरे के पूरे एक ही दूल्हे भाई की तरफ नजर पड़ी हुई है। ये हैदराबाद की आवाम की तौहीन कर रही है बीजेपी। आप इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, इससे हैदराबाद की आवाम की तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, अमित शाह आज तकरीर कर रहे हैं, असद ओवैसी, असद ओवैसी रजाकार। अमित शाह साहब, ऐसा लगता है कि बगैर मेरा नाम लिए आपको रात में नींद नहीं आती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता उनको असद ओवैसी का नाम लेना। अब बोल रहे असद ओवैसी ये, असद ओवैसी वो। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम लो मेरा, मगर ये अल्लाह का बड़ा करम है
कि मेरी जबान पर तुम्हारा नाम तो आ गया। वो एक बहुत मशहूर पिक्चर मैं कहीं अपने उस अय्याम जहालिया में देखा था। कौन सी पिक्चर थी? मुगल आजम। मुगल आजम पिक्चर में अनारकली को जेल में डालते तो बादशाह अकबर उससे पूछते, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या? तूने बोलती मेरे को मलिका बनना है। तो बादशाह बोलते तेरे दिल की बात जबान पे आ ही गई। तो अमित शाह दिल की बात जबान पे आ ही गई, मोदी जी दिल की बात जबान पे आ ही गई। कहां बिचारे ओ रजाकार असद ओवैसी रजाकार, कोई बात नहीं, हम रजाकारों से हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। हम भारत के आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो मोदी अमित शाह से मुकाबला कर रहे हैं और यही वफादार इनको हराएगा इंशाअल्लाह ताला। रजाकार बोलना और अमित शाह से हम पूछना चाह रहे कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स एक वजीर आजम मोदी बनाए, उसके पैसों का क्या हुआ बताओ? 3000 करोड़ उसमें है। बताइए अमित शाह, वो 3000 करोड़ कहां गए? उसका इस्तेमाल कैसे हुआ? 3000 करोड़ पीएम केयर्स फंड में है। वो 5-6 हजार करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड बताओ अमित शाह, कौन से बैंक में आपने रखे? तुमने क्या किया? और बोलते मुस्लिम वोट बैंक है। अरे अमित शाह, ट्रिपल तलाक, CAA, NRC, NPR, ये सब खवानीन ये आप बनाए तो आपके वोट बैंक के लिए बनाया आपने। बताओ ये क्यों बनाया आपने? एनकाउंटर बुलडोजर आप करते हैं तो आपके वोट बैंक के लिए करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर मेरा वोट बैंक होता, अगर मेरा वोट बैंक होता अमित शाह, तो तुम 4 साल से चीन को नहीं निकाल सके। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं चीन को भारत की जमीन में आने नहीं देता। अगर मेरा वोट बैंक होता अमित शाह, तो मैं चीन को उखाड़ कर फेंकता डेमसाक और डेमचाक से। अगर मेरा वोट बैंक होता अमित शाह, तो मैं चंद घंटों की मोहलत देकर लॉकडाउन नहीं करता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं पहले से तैयारी करता कोविड के इंजेक्शन की। मैं 25-30 लाख भारत के लोगों को मरने नहीं देता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं गरीबों के अकाउंट में पैसे डालता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वालों को नहीं छोड़ता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो इस मुल्क में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं किसी को फसाद करने नहीं देता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद को और मजबूत करता। अगर मेरा वोट बैंक होता तो मैं दलितों को ऊंचाइयों पर लेकर जाता। मगर तुमने 10 साल में क्या किया बताओ? इस मुल्क में तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने, और बर्बादी की तरफ इस मुल्क को आप लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी अहम बात, वजीर आजम मोदी ने क्या कहा अपनी तकरीर में? सुनो आप, है तुम्हारे लोग बस लगाओ तो सुनाओ यहाँ के लोगों को, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। सुनिए। उनकी सरकार से उन्होंने कहा था, और पहले दिन उनकी सरकार से उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी झड़पी करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांटने
ये और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अरबन नस्ल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे न कहने। अब आप अंदाजा लगाइए, एक मुल्क के वजीर आजम भारत के मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहे हैं। घुसपैठी के माने यह है कि हम लोग बांग्लादेश से, भूटान से, बर्मा से, पाकिस्तान से आकर भारत में बस गए। आप लोग घुसपैठी है? चीचा आप घुसपैठी है? आप घुसपैठी है? कितने लोग घुसपैठी नहीं? हाथ उठाओ। जो नहीं है हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। अब आपको शौक है किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र छीनने का? शौक है आपको? आपकी फितरत में है? मोदी जी बोल रहे हैं, और मोदी जी बोल रहे कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चों को पैदा करते। मोदी जी खुद भूल गए कि उनके अब्बा 6 को पैदा करें। अमित शाह की 6 बहनें हैं, गोलवालकर के 11 थे, 11 भाई बहन उनके दोस्त। आप हमको बोल रहे हैं झूठ है। गवर्नमेंट का डेटा ये बोल रहा है कि खवातीन का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है, गिरेगा। मगर मोदी क्या कर रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों की इतनी आबादी हो जाएगी कि हिंदुओं से बढ़ जाएगी। कभी नहीं होगा। आज से 50-55 साल के बाद हमारे हिंदू भाइयों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। उसके 30-40 साल के बाद मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी मुसलमानों की आबादी 17% तक जा सकती है। हिंदू भाई बहनों की 78%, मुसलमानों की आबादी कभी नहीं बढ़ेगी। मगर देश का वजीर आजम क्या बोल रहा है? अच्छा, आप लोग जिहादी है? आप लोग जिहादी है? तो जोर से बोलो। मोदी बोल रहे जिहादी है। अब आप बताइए, अक़लियतों को, भारत की सबसे बड़ी अक़लियत, उनके ताल्लुक से मोदी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, गुजरात के एक मरकजी वजीर रूपाला है। रूपाला ने गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बददियानात शनाब, तो गुजरात के पूरे राजपूतों ने लाखों लोगों का एक जलसा किया और कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। आप क्या करेंगे मुझे बताओ? आप क्या करेंगे? जो वजीर आजम हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे, हमारे इज्जत नफ्स को ललकार रहे। हमीयत अगर होगी तो आप लोग और पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे अपने वोट का। अगर आप अपने आप को घुसपैठी नहीं समझते तो बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए। अगर आप किसी हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र नहीं उतारने वाले और मोदी की बात को झूठ मानते हैं तो बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुछ तो हरकत करो। कितनी बातें हम सुनेंगे? हर कोई आ रहा, कुछ ना कुछ बोल के चले जा रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा लाइटर वेन में एक हैदराबाद के शायर है मजाहिया, उनका नाम मोइन बंबू है। मोइन बंबू ने मोदी जी के बारे में कहा, नहीं किसके बारे में कहा नहीं मालूम। उन्होंने लिखे, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चीचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा रहे चीचा, मोटे शीशे की छड़ी आंख पे ऐनक, फिर भी नजरें है शीला की जवानी पे लगा के चीचा। मैं नहीं बोला, ये मोइन बंबू बोले।
मैं ऐसे बातें करता ही नहीं, मैं करता ही नहीं। और मोइन बंबू बोले, किसके बारे में बोले नहीं मालूम। अब इन पूरे के पूरे पीछे पड़े हुए, रोज कोई ना कोई बात। आज अमित शाह के बोले ए से असद ओवैसी, अमित शाह ए फॉर एप्पल भी होता है, ए से बहुत कुछ होता है। अमित शाह बी फॉर बिल्किस बानो भी होता है, सी फॉर कैट भी होता है, मगर अमित शाह खाली ए, हर चीज में पहले ए से शुरू करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेंगे। मगर आप याद रखिए, अमित शाह हैदराबाद में यहां पर दलित लोग भी हैं जो ये तय कर चुके हैं कि 400 पार का मतलब आइन को बदल देना, 400 पार का मतलब दलितों के रिजर्वेशन को खत्म कर देना, 400 पार का मतलब आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देना। ये बीजेपी करना चाहती है। बीजेपी आपको ये नहीं बोलती कि 400 पार अब की बार मोदी बोलते, अरे मोदी जी पेट्रोल 100 पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया। मगर देश के वजीर आजम को पेट्रोल की कीमतों की फिक्र नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि मैं बोलूंगा और सब लोग वाहवा करके उनको वोट डाल देंगे। मेरे भाई, ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हैदराबाद या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नहीं है। मुल्क के कोने कोने से लोग मुझे पैगाम भेज रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब से पूछ रहे हैं कि भाई हम सब दुआ कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जीत कर भारत की पार्लियामेंट में जाए। कोई सच्चाई को नहीं बयान कर सकता, कोई आइन के दायरे में रहकर दलीलों के साथ इस हुकूमत के गलत पॉलिसियों को कोई बयान नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पोलिंग के दिन मैं भी रहूंगा आपके दरमियान में, आप अमन से जाइए, पुरसुकून अंदाज से तरीके से जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जो लोग बोल रहे पतंग को काट देंगे, याद रखो, पतंग को काटने के लोग समझते दो तरीके, ढील से या खींच से। मैं हमेशा तीसरे तरीके को अपनाता हूं, और वो है अत्ते मार के दूसरे की पतंग को रख लेना। अब अत्ते मारेंगे आप लोग, आप ढील भी कुछ नहीं, खींच भी नहीं, पेंच हुई लेके लपटा के घर में ला लो, देखा मैं दो पतंग। तो अब इनको एहतियात करना है। समझो मेरे भाई, कुदरत पुकार पुकार के कह रही है कि देखो इनकी जबानों से सुनो और तुम जाग जाओ। कुदरत पुकार पुकार कर कह रही है कि जिंदगी का सबूत दो। ये कवानीन बदलना चाहते हैं। कुदरत पुकार पुकार कर कह रही है कि इबादतगाह की तरफ तीर फेंकने का इशारा वो हैदराबाद की अमन को बर्बाद करने के लिए था, वो हैदराबाद तेलंगाना की तरक्की को रोकने के लिए था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे बढ़कर कुदरत खुदा की हमको इस तरह नहीं समझा सकती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग 13 मई के दिन निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, वोट अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, तो आप खुदा ना खास्ता बीजेपी का फायदा कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और आपसे, हाँ वो भूल गया, हमारे हरि सिंह शायर है हैदराबाद। हरि सिंह क्या बोले, अम्मा बाबा को भूल गया हौरे, सास ससुरे में घुल गया हौरे। अब मेरे साथ शुरू करो तुम लोग आखिर के। सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगल सूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता,
गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ दे के खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया, ये हुआ। तो 13 के दिन मैं और कौसर आके नहीं बोलना, अरे हो रे क्या हो रे, ये तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, ये नहीं होगा ना, निकलेंगे ना आप लोग। पुरअमन तरीके से जाइए। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक बोलेंगे। 7 बजे से सुबह 6 बजे, हाँ जोहर की नमाज है मानता हूं, असर की नमाज है, 5-6 मिनट लगते, नमाज पढ़ो, फ्रेश होके दुआ करके फिर पोलिंग, दे दबा के पोलिंग होना। पोलिंग बूथ में जाइए, अपने शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए, और मशीन में भी खुदा की कुदरत देखो आप। मशीन में पहला नाम किसका है? असदुद्दीन ओवैसी पतंग का पहला नाम, नंबर 1। तो नंबर 1 पे बटन दबाना, आवाज आएगी, बाजू की मशीन में एक चिट्ठी निकलेगी, चिट्ठी पे पतंग का निशान होगा, जो आप वोट बटन दबाए उसको देखिए 30 सेकंड तक, फिर वो चिट्ठी उसी मशीन में गिर जाएगी। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि 13 तारीख के दिन आसमानों में क्या नजर आएगा, 13 तारीख के दिन दिलों में क्या पुकार होगी, 13 तारीख के दिन आप लोग क्या करेंगे, छुट्टी मनाएंगे या पतंग को कामयाब करेंगे। और 13 तारीख को अपने साथ अपनी बेगम को लेके जाएंगे, और बेगम को वादा करो तुम मेरे साथ चलो, 14 के दिन अपन जाके आइसक्रीम खाएंगे। वादा करेंगे या डरेंगे? या तो आइसक्रीम या फिर अपना जो भी खाते हो। एक दिन अम्मा को लेके जाएंगे साथ में, अम्मा को मनाना है तो मनाएंगे अम्मा को, अब्बा के पैरा पकड़ के बोलेंगे अब्बा चलो आज। अब्बा बोले चल जा माटी मिले तू जा, बोलते अब्बा को बोला मारो अब्बा मगर आपको चलना है। पूरों को लेके जाओ मेरे भाई, ऐसा दिखना कि ईद का माहौल है। इंशाल्लाह दिखेगा ना, ईद का माहौल दिखना, पूरे दबा के जाना, दबा के बटन दबाना, 7 बजे से शाम में 6 बजे तक खाली टी 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 की आवाज आना, और इंशाअल्लाह ताला एक भारी अक्सरियत के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। जलसा जारी रहेगा। मुझे बहादुरपुरा को पहुंचना है,